हेलो गाइस, मैं हूं मनीष वर्मा। आप देख रहे हैं लर्न ऑफ टेक्नो। डियर फ्रेंड, आज ही हमारा थ्योरी का सेशन है। इससे पहले हमने जो 4 लेसन है वो क्लियर कर लिए हैं। आज हमारा ये 5th लेसन है, 5वां लेसन चल रहा है। इसमें हम मार्किंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे मार्किंग मीडिया, वो कौन से होते हैं, उनके टाइप, उनका उपयोग, कौन से हमें टूल यूज करते हैं मार्किंग के लिए, जैसे एंगल प्लेट है, वी ब्लॉक है, हमारा मार्किंग ब्लॉक होता है, सरफेस प्लेट होती है, उनका विवरण, प्रयोग, ठीक है। उनके बारे में क्या आज की क्लास में हम जानेंगे। उसकी सेफ्टी के बारे में हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। तो क्लास हमारी बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। अगर आपने इससे पहले की क्लासें वो नहीं देखी है तो चैनल पर आपको थ्योरी के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आप इससे पीछे की क्लास देखना चाहते हैं, इससे पहले वाली क्लास, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड, क्लास को शुरू करते हैं। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पूछा गया है कि मार्किंग मीडिया क्या होता है, कहाँ इसका यूज करते हैं, एक चीज़ क्या होती है ये। तो मार्किंग मीडिया क्या है? जो भी आप आर्ट की सतह पर लगाई जाने वाली रेखाओं आदि को स्पष्ट साफ दिखाने के लिए उसकी सतह पर जो पदार्थ लगाया जाता है उसे मार्किंग मीडिया कहते हैं। जैसे चौक लगाते हैं, लेआउट डाई लगाते हैं, कॉपर सल्फेट का घोल लगाते हैं, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, या फिर सेलुलोज लेक्वर लगाते हैं, ठीक है। यानी कि हम 4 प्रकार के मार्किंग मीडिया यूज करते हैं मार्किंग करने के लिए। क्योंकि अगर किसी धातु के ऊपर अगर हम कोई लाइनें वगैरह अगर खींचेंगे, लाइन मार्क करेंगे, कोई वृत्त चाप लगाएंगे, तो वो हमें क्लियर दिखाई नहीं देगा। इसलिए उस लाइनों को क्लियर साफ दिखाई देखने के लिए कि हम क्या करते हैं कि उसके ऊपर कुछ पदार्थ लगा देते हैं, पार्ट या जो किस तरह पर क्या लगा देते हैं, कुछ पदार्थ लगा देते हैं। उसके बाद उस पर क्या मार्किंग करते हैं, तो क्या हमें मार्किंग लाइनें क्लियर नजर आती है, ठीक है। उसी पदार्थ को क्या कहते हैं? मार्किंग मीडिया कहते हैं। अब नेक्स्ट है विभिन्न प्रकार के मार्किंग मीडिया वो प्रयोग में लिए जाते हैं। जैसे तो इसमें देख लेते हैं, मार्किंग मीडिया के रूप में विभिन्न प्रकार के साधन है वो प्रयोग किए जाते हैं। जैसे व्हाइट वॉश या चाक पाउडर का घोल, कॉपर सल्फेट अर्थात नीले थोते का घोल, या फिर लेआउट डाई, पर्शियन ब्लू, सेलुलोज लेक्वर, इनका प्रयोग क्या है? निम्नलिखित कामों के लिए करते हैं। यानी कि अलग अलग कार्य के लिए क्या अलग अलग मार्किंग मीडिया यूज करते हैं हम। तो जैसे कि हमने 4 भागों में उसको डिवाइड किया है। कौन सा? चौक होता है, लेआउट डाई होता है, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट होता है, और सेलुलोज लेक्वर होता है। तो इनको 4 अलग अलग भागों में डिवाइड किया है। काम सभी का एक ही होता है, मार्किंग लाइनों को स्पष्ट दिखाई देने के लिए, ठीक है। लेकिन इसको 4 भागों में क्यों डिवाइड किया है, कौन सी चीज है वो कहाँ पर यूज की जाती है, कौन सा मार्किंग मीडिया हम कहाँ पर यूज करेंगे, कौन सा मार्किंग मीडियम कहाँ पर यूज करेंगे, तो उसकी डिटेल हम क्या इसमें पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है हमारा व्हाइट वॉश। तो यह है चाक पाउडर और पानी का घोल तथा चाक और स्प्रिट का घोल और व्हाइट लेड पाउडर। क्या? व्हाइट लेड पाउडर को तारपीन के तेल में घोल तैयार किए जाते हैं। इस घोल का प्रयोग रफ सतह जैसे ढलाई किए हुए पार्ट की सतह या फोर्ज किए हुए पार्ट की सतह आदि की मार्किंग के लिए करते हैं। अब जैसे व्हाइट वॉश है उसका यूज हम कहाँ पर करेंगे, तो उसका प्रयोग करेंगे हम ढलाई की हुई सतह या रफ सतह होती है, या फिर फोर्ज किए हुए पार्ट आदि की मार्किंग करने के लिए व्हाइट वॉश का यूज हम करते हैं। जिन पार्टों या जोबों की शुद्धता अधिक होती है उसके लिए व्हाइट वॉश उपयुक्त नहीं होता है, क्योंकि इसके प्रयोग से सतह पर जंग लग जाता है तथा इस पर खींची गई रेखाएं वो मोटी आती है, ठीक है। इसके द्वारा जो हम खींचेंगे, लाइनें खींचेंगे इस मार्किंग मीडिया के ऊपर, तो वो क्या होगी, जो लाइनें जो होगी वो मोटी खींचेगी, ठीक है। और इसको लगाने से क्या होगा, धातु की सतह पर जंग वगैरह भी लग जाता है, तो इसलिए इसको रफ कार्यों के लिए यूज करते हैं, या फिर डलाएंगे या कास्टिंग की शॉप में क्या है, कास्टिंग वाले पार्ट्स पर क्या इसका यूज है वो किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कॉपर सल्फेट या नीला थोथा एक ही है। कॉपर सल्फेट इस घोल को तैयार करने के लिए नीला थोथा जो कि क्रिस्टल के रूप में आता है और पानी का प्रयोग है वो किया जाता है। इसमें कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड, तो नाइट्रिक एसिड की 4 से 5 बूंदे डाली जाती है, ठीक है, कि प्रयोग की जाती है। इस घोल को बनाते समय व प्रयोग करते समय अधिक सावधानी की आवश्यकता रहती है, क्योंकि यह जहरीला होता है। अब कॉपर सल्फेट है, ठीक है, तो नाम के अनुसार क्या इसको याद रख सकते हैं, या फिर नीला थोथा जो हमारा होता है वो क्या रहता है, जहरीला होता है नीला थोथा, ठीक है डियर फ्रेंड। तो ये भी क्या होगा, जो हमारा मार्किंग मीडिया रहेगा यह जहरीला होता है। तो इसका क्या है, अगर हम इसका यूज कर रहे हैं तो क्या हमें बहुत ही सावधानी सेफ्टी रखने की आवश्यकता रहती है। इस घोल की परत है वो जोब की सतह पर पहले सूखने देनी चाहिए, अन्यथा यह गीली अवस्था में मार्किंग टूल के पॉइंट की सतह पर भी लग सकती है, इसलिए इसे अच्छी तरह से सूखने देना चाहिए।
कॉपर सल्फेट के घोल का प्रयोग फॉइल द्वारा या मशीन द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए किया जाता है। कॉपर सल्फेट या नीले थोथे का यूज हम कहां पर करेंगे, जहां पर हम फाइल द्वारा या मशीन द्वारा सतह की क्या है मार्किंग के लिए किया जा रहा है, यानी कि कहीं पे फाइलिंग करनी है या मशीनिंग करनी है, उस सतह की मार्किंग करनी है, तो वहां पर हम कॉपर सल्फेट या नीले थोथे का यूज करेंगे। ठीक है, अब नीले थोथे और पानी के घोल में हम क्या डालेंगे, कुछ बूंदे नाइट्रिक एसिड की डाली जाती है, जो कितनी रहती है 4 से 5 बूंदे नाइट्रिक एसिड की डाली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा पर्शियन ब्लू। पर्शियन ब्लू या लेआउट डाई। अब पर्शियन ब्लू या लेआउट डाई एक ही चीज है। फर्स्ट हमारा क्या था, फर्स्ट हमारा व्हाइट वॉश था, ठीक है, सेकंड कॉपर सल्फेट था, ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्या है, तो नेक्स्ट हमारा पर्शियन ब्लू है। ठीक है, पर्शियन ब्लू या लेआउट डाई। ठीक है, तो इसका यूज हम कहां पर करते हैं, पर्शियन ब्लू का यूज हम कहां पर करते हैं, पर्शियन ब्लू और सेलुलोज लेक्वर, इन दोनों में से एक क्वेश्चन वो कंपटीशन में पूछ लिया जाता है, पर्शियन ब्लू और सेलुलोज लेक्वर में से। ठीक है, तो पर्शियन ब्लू कौन सा होता है, इसका प्रयोग रेती या मशीनिंग द्वारा तैयार सतह की मार्किंग के लिए किया जाता है, लेकिन ये जॉब की सतह पर बहुत देर बाद सूखते हैं। कितनी, बहुत देर बाद सूखते हैं, इसके ऊपर मार्किंग की गई रेखाएं साफ नजर आती है। ठीक है, अब कई बार क्या है पूछ लिया जाता है, कई बार क्या है पूछ लिया जाता है डियर फ्रेंड, कि जो कौन सा मार्किंग मीडिया है, कौन सा मार्किंग मीडिया है जो बहुत ही देरी से सूखता है, तो कौन सा मार्किंग मीडिया रहेगा हमारा, पर्शियन ब्लू। ठीक है, पर्शियन ब्लू बहुत ही देरी से सूखने वाला मार्किंग मीडिया, और सेल्यूलोज लेक्वर है वो बहुत ही जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। ठीक है, अब सेल्यूलोज लेक्वर देख लेते हैं। सेल्यूलोज लेक्वर यह बहुत ही जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है। यह बाजार में विभिन्न रंगों में उपलब्ध होता है। आमतौर पर मार्किंग मीडिया का प्रयोग जॉब की शुद्धता फिनिशिंग के अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, नॉर्मली हम किसके अनुसार मार्किंग मीडिया का चयन करेंगे, तो वो जॉब की शुद्धता और फिनिशिंग के अनुसार क्या है डिपेंड करता है। लेकिन सेल्यूलोज लेक्वर है बहुत जल्दी सूखने वाला मार्किंग मीडिया है, और पर्शियन ब्लू या लेआउट डाई है वो क्या है बहुत ही धीरे सूखने वाला मार्किंग मीडिया होता है। ठीक है, व्हाइट वॉश का यूज हम कहां पर करते हैं, जहां पर ढलाई की सतह हो, फोर्ज की पार्ट हो, या फिर रफ सतह पर करते हैं। कॉपर सल्फेट नीले थोथे का यूज कहां पर करते हैं, जहां पर हमें फाइलिंग या मशीनिंग वगैरह करनी हो। कॉपर सल्फेट है वो जहरीला होता है, इसमें नाइट्रिक एसिड की 4 से 5 बूंदे है वो डाली जाती है। ठीक है, यानी कि इसका क्या मेन डिफरेंस क्या रहता है कि ये किस टाइप का होता है, किस चीज का बना होता है, और कहां पर इनका यूज रहता है, कौन सा जल्दी सूखता है, कौन सा देरी से सूखता है। ठीक है, तो वही क्या एग्जाम में पूछा जाता है। कंपटीशन लेवल में मार्किंग मीडिया में से 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। ठीक है डियर फ्रेंड, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे है स्क्राइबिंग ब्लॉक प्रयोग करते समय क्या क्या सावधानियां हमें अपनानी चाहिए। अब स्क्राइबिंग ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, स्क्राइबिंग ब्लॉक को दूसरा क्या कहते हैं, मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। स्क्राइबिंग ब्लॉक का दूसरा नाम क्या होता है हमारा, तो मार्किंग ब्लॉक भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा एक नाम और होता है इसका, यानी कि स्क्राइबिंग ब्लॉक के 2 नाम होते हैं, एक मार्किंग ब्लॉक और दूसरा क्या रहेगा, सरफेस गेज। क्या रहेगा, सरफेस गेज। ठीक है डियर फ्रेंड, यानी कि स्क्राइबिंग ब्लॉक को मार्किंग ब्लॉक या सरफेस गेज भी कहते हैं। ठीक है, तो अब इसका यूज करते समय हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए, तो वही देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट है, यह एक अप्रत्यक्ष मापी मार्किंग टूल है, अतः रीडिंग सेट करते समय स्टील रूल को एंगल प्लेट या वी ब्लॉक के साथ में सेट करना चाहिए, अन्यथा रीडिंग है वो गलत हो सकती है। ठीक है, यानी कि क्या करना चाहिए कि जो हमारा सरफेस गेज रहता है, मार्किंग ब्लॉक या स्क्राइबिंग ब्लॉक, वो इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल रहता है, तो इसकी माप वो किसी प्रत्यक्ष मापी टूल से, डायरेक्ट मेजरिंग टूल से क्या करेंगे, इसको कंपेयर करेंगे। ठीक है, यानी कि पहले हम किसका यूज करेंगे, स्टील रूल का यूज करेंगे। ठीक है, अब स्टील रूल का जितना साइज हमें खोलना होगा वो स्टील रूल के ऊपर इसका साइज खोलेंगे, उसके बाद में क्या इससे मार्किंग वगैरह करते हैं। तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल हो गया, अप्रत्यक्ष मापी औजार हो गया, सॉरी अप्रत्यक्ष मार्किंग टूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है, जॉब पर मार्किंग करते समय स्क्राइबर व सतह के बीच में 30 से 35 डिग्री के बीच का कोण रखना चाहिए। अब स्क्राइबर को कितने डिग्री के कोण पर रखना चाहिए, तो 30 से 35 डिग्री के कोण पर हमें रखना चाहिए। 90 डिग्री पर रखने से स्क्राइबर है वो खट खट करने लगेगा। ठीक है, 90 डिग्री पर रखेंगे क्या होगा, उसमें चेटरिंग वगैरह आएगी, ऐसे ऐसे क्या हमारी लाइनें खींच सकती है।
नेक्स्ट है लेथ मशीन के वी बेड पर सरफेस गेज को प्रयोग करने से पहले चिप्स इत्यादि को साफ कर लेना चाहिए। अब लेथ मशीन के वी बेड पर कौन सा सरफेस गेज यूज करेंगे, तो वहां पर हम यूज करेंगे कौन सा, यूनिवर्सल सरफेस गेज। ठीक है, एक होता है सॉलिड सरफेस गेज और एक होता है यूनिवर्सल सरफेस गेज। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज क्या होता है कि जो बेस होता है उसमें वी ग्रू कटा रहता है, तो लेथ मशीन के वी बेड पर क्या वो आसानी से सेट हो जाता है। नेक्स्ट है स्क्राइबर का पॉइंट हमेशा तेज और नुकीला होना चाहिए। अब कई बार क्या पूछ लिया जाता है कि स्क्राइबर का पॉइंट है वो कितने डिग्री के कोण पर ग्राइंड होता है, तो कई बार 8 से 12 डिग्री दिया हुआ मिलता है, कई बार क्या मिलता है 12 से 15 डिग्री, या फिर मिलता है 8 से 15 डिग्री, 8 से 15 डिग्री के कोण पर ग्राइंड रहता है। तो तीनों में से कोई एक ऑप्शन आपको मिलेगा तो वो आप करेक्ट कर सकते हैं। अगर तीनों ही ऑप्शन दिए हुए हैं तो 12 से 15 डिग्री आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर रहेगा। स्क्राइबर का पॉइंट अब कितने डिग्री के कोण पर ग्राइंड रहता है, तो 12 से 15 डिग्री के कोण पर क्या है स्क्राइबर का पॉइंट है वो ग्राइंड रहता है। ठीक है, कई बार क्या होता है कंपटीशन लेवल में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि 8 से 15 डिग्री होगा, 8 से 12 डिग्री होगा या 12 से 15 डिग्री रहेगा। तो करेक्ट आंसर जो रहेगा वो 12 से 15 डिग्री रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइन एडजस्टमेंट के लिए फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू प्रयोग करना चाहिए, यानी कि फाइन एडजस्टमेंट के लिए। अब फाइन एडजस्टमेंट कौन से इस पर करते हैं, सरफेस गेज पर। तो यूनिवर्सल सरफेस गेज पर क्या होता है, फाइन एडजस्टमेंट स्क्रू लगा होता है, जिसके द्वारा क्या हम शुद्धता में क्या उसको खोल या बंद कर सकते हैं, आसानी से माप को हम सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा तुलनात्मक माप के लिए स्क्राइबर के बेंट पॉइंट की तरफ से प्रयोग करना चाहिए। तुलनात्मक माप यानी कि किसी से कंपैरिजन अगर हमें करना है, जैसे कि हमारा एक पार्ट ये है, इसकी हाइट इतनी है, अब हमारे पास क्या है एक गोल रोड है, हमारे पास एक गोल रोड है, तो हमें चेक करना है कि इनकी दोनों की हाइट है वो सेम है या नहीं है, दोनों की हाइट है वो सेम है या नहीं है। तो एक साइड से क्या होगा, हमारा स्क्राइबर है वो ऐसे मुड़ा हुआ होता है और दूसरी साइड से ऐसे सीधा रहता है। ठीक है, तो जो मुड़ा हुआ सिरा है उसको क्या करेंगे, यहाँ पर टच करेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद यहाँ पर टच करके चेक कर लेंगे कि वो कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं, कि यानी कि दोनों बराबर है या नहीं है। तो वही इसमें बोला है कंपैरिजन माप के लिए स्क्राइबर के बेंट पॉइंट की तरफ से प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है सरफेस प्लेट क्या है, इसके मटेरियल बनाने की विधियां और उपयोग लिखिए। सरफेस प्लेट क्या चीज होती है, कहां पर इसका यूज होता है, किसकी ये बनाई जाती है, तो उसी के बारे में हम देख लेते हैं। सरफेस प्लेट है यह आयताकार, वर्गाकार और गोलाकार आकृति में बनी हुई होती है, यानी कि किसी भी आकृति में मिल जाती है। ये कास्ट आयरन या क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की क्या बनी होती है, ग्लास की भी बनी होती है, ग्रेनाइट की भी सरफेस प्लेट होती है। तो उसका क्या है, जैसे जैसे उसका मटेरियल रहेगा उसी के अनुसार क्या उसका नाम रहता है। जैसे कास्ट आयरन की बनी है तो उसको क्या कहेंगे, कास्ट आयरन सरफेस प्लेट, यानी क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन की होगी तो कास्ट आयरन सरफेस प्लेट होगी, ग्लास की होगी तो ग्लास सरफेस प्लेट, ग्रेनाइट की होगी तो ग्रेनाइट सरफेस प्लेट कहलाती है। ग्रेनाइट की बनी होती है। कास्ट आयरन की बनी प्लेट में 4 माइल्ड स्टील के हैंडल भी लगे रहते हैं ताकि इसे एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से लाया व ले जाया जा सके। इसका नीचे का भाग है वो खोखला रखा जाता है ताकि इसका भार को क्या हम कम कर सकें। सरफेस प्लेट के नीचे के भाग को क्या रखते हैं हम, खोखला रखते हैं ताकि उसके क्या वेट को कम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है इसके चारों किनारों आधार के बाहर निकले रहते हैं जिससे आवश्यकता पड़ने पर जॉब को क्लैंप किया जा सकता है। अब जो नीचे इसका बेस होता है जहां पर लेग्स वगैरह होते हैं, उससे क्या होता है इसका जो ऊपर का जो भाग होते हैं सरफेस होती है वो क्या है बाहर निकला हुआ होता है, आधार से बाहर निकला होता है चारों किनारे। तो वहां पर क्या अगर हमें कोई टूल या जॉब को क्लैंप करना होता है तो वहां पर क्या साइड से हम क्लैंप कर सकते हैं। इसकी ऊपरी सतह मार्किंग और स्क्रैपिंग द्वारा शुद्ध बनी होती है। इसकी शुद्धता ए और बी अक्षर के द्वारा प्रकट करते हैं। अब सरफेस प्लेट है उसकी शुद्धता किस पर डिपेंड करती है, ग्रेड ए और ग्रेड बी पर डिपेंड करती है। अब ए ग्रेड सरफेस प्लेट की सतह पर 20 और बी ग्रेड सरफेस प्लेट की सतह पर 10% से कम ऊंचे स्थान नहीं होने चाहिए। इसका साइज है वो 100 × 100 व 200 × 1000 मिलीमीटर तक होता है। यानी ए सरफेस प्लेट होगी, ए ग्रेड सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होगी 20 होगी हाई स्पॉट, और बी सरफेस प्लेट की शुद्धता कितनी होगी तो 10% से कम हाई स्पॉट नहीं होने चाहिए। ठीक है, यानी कि बी जो सरफेस प्लेट रहेगी वो हमारी क्या रहेगी ज्यादा शुद्ध रहेगी ए सरफेस प्लेट की अपेक्षा में। ठीक है, अब सरफेस प्लेट का यूज आपको क्लियर पता चल गया होगा। जॉब की समांतरता चेक करने के लिए किया जाता है। अलग अलग बनी होती है, धातु के अनुसार इनका नाम रखा जाता है। जैसे कि अगर इसकी हम कंस्ट्रक्शन देखें इसका,
तो कास्ट आयरन की सरफेस प्लेट सबसे पहले ढलाई द्वारा तैयार होती है। इसके बाद रफ मशीनिंग द्वारा इसकी शक्ल तैयार की जाती है। इसके बाद प्राकृतिक सीजनिंग, नेचुरल सीजनिंग के लिए इसे खुले में बाहर 6 से 7 महीने तक छोड़ दिया जाता है ताकि उसके ऊपर बाद में मौसम का प्रभाव ना पड़ सके। अब ये सीजनिंग क्यों की जाती है? तो सीजनिंग ये इसलिए की जाती है क्योंकि कभी सर्दी का मौसम आता है, कभी बरसात का आता है, कभी गर्मी का आता है, कभी धूल मिट्टी का मौसम है, वो अलग अलग क्या रहते हैं, चेंजेस होते रहते हैं। तो अब जैसे जैसे मौसम चेंजेस होते हैं तो धातु पर क्या उनका प्रभाव पड़ता रहता है। तो उस प्रभाव से बचने के लिए क्या किया जाता है कि जैसे ही सरफेस प्लेट को क्या किया हमने तैयार किया, उसके बाद में क्या किया कि 6 से 7 महीने के लिए बाहर खुले में छोड़ दिया जाता है। तो उसके ऊपर क्या बारिश का मौसम आता है, सर्दी का, गर्मी का मौसम आता है, सभी प्रकार के क्या है वहां पर मौसम आते हैं, उनका इफेक्ट उस पर पड़ता है। उसके बाद में उसकी क्या करते हैं, शुद्धता में मशीनिंग वगैरह करते हैं दोबारा से, और उसके बाद क्या स्क्रैपिंग द्वारा उसको क्या शुद्ध समतल बनाया जाता है, यानी कि स्क्रैपिंग द्वारा हाई स्पॉट्स है वो क्लियर किए जाते हैं। ठीक है, इसके बाद दोबारा मशीनिंग करके इसके साइजों को बनाया जाता है। मशीनिंग के बाद स्क्रैपिंग द्वारा शुद्ध समतल बनाया जाता है। यानी कि पहले क्या किया जाता है, नॉर्मल मशीनिंग करते हैं, रफ मशीनिंग बोलते हैं उसको। उसके बाद सीजनिंग के लिए बाहर मौसम खुले आसमान के नीचे छोड़ दिया जाता है 6 से 7 महीने तक। फिर उसके बाद में जैसे ही 6 से 7 महीने निकल जाते हैं, मौसम निकल जाता है, उसके बाद में दोबारा से क्या करते हैं, मशीनिंग की जाती है। मशीनिंग के बाद स्क्रैपिंग करके इसको क्या शुद्ध साइज में तैयार किया जाता है। ठीक है, इसके 2 तरीके हैं। पहले तरीके में नई 3 सरफेस प्लेटें ए बी सी एक साथ स्क्रैपिंग के लिए लाई जाती है। इसके बाद ए सरफेस प्लेट की सतह पर ऊपर रेड लेड लगाकर बी को उस पर रगड़कर हाई स्पॉट से वो प्राप्त करते हैं, उन्हें स्क्रैपर द्वारा खुरचा जाता है। फिर बी को सी को ए के साथ बारी बारी रगड़ कर क्या है हाई स्पॉट्स प्राप्त करके उन्हें स्क्रैप किया जाता है। इस क्रिया को तब तक दोहराते हैं जब तक कि वे हाई स्पॉट नजदीक नजदीक ना आ जाए। यानी कि हाई स्पॉट है, जब तक नजदीक नजदीक नहीं आएंगे ऊंचे स्थान, तब तक क्या करेंगे, मार्किंग मीडिया लगाएंगे, सरफेस को घिसेंगे। उसके बाद में दोनों को क्या करेंगे, सरफेस प्लेट को टच करेंगे, ऊपर रगड़ेंगे, और जहां जहां पर हाई स्पॉट्स आएंगे वहां पर क्या करेंगे, दोबारा से स्क्रैपिंग करेंगे। ऐसे करते करते क्या होंगे, हाई स्पॉट्स है वो बिल्कुल नजदीक नजदीक आ जाएंगे। तो वो क्या है, उसकी शुद्धता में आते रहेंगे। जैसे जैसे हाई स्पॉट्स जो है वो नजदीक आते रहेंगे, हमारी सरफेस प्लेट की शुद्धता क्या होगी, बढ़ती रहेगी। नेक्स्ट इसमें दूसरी विधि है, इसमें मास्टर प्लेट के ऊपर रेड लेड या पर्शियन ब्लू लगाकर बनाई जाने वाली सरफेस प्लेट को रगड़ा जाता है। इसके बाद जो हाई स्पॉट्स प्राप्त होते हैं उन्हें स्क्रैप द्वारा खुरच दिया जाता है। इस प्रकार इस क्रिया को भी तब तक करते हैं जब तक हाई स्पॉट है वो नजदीक नजदीक न आ जाए। यानी कि सेकेंड विधि में क्या होंगे, मास्टर सरफेस प्लेट का यूज करेंगे। अब मास्टर सरफेस प्लेट का यूज कैसे करेंगे, मास्टर सरफेस प्लेट पर हम क्या करेंगे, पर्शियन ब्लू लगाएंगे, और जो हमारी साधारण सरफेस प्लेट है उसको उस पर क्या करेंगे, आपस में रगड़ खुआएंगे। ठीक है, रगड़ा जाता है। उसके बाद में क्या होगा, जहां जहां पर हाई स्पॉट्स आएंगे वहां पर स्क्रैपिंग की जाएगी। उसके बाद फिर से रगड़ा जाएगा, फिर जो हाई स्पॉट्स आएंगे उनको फिर से स्क्रैपिंग किया जाएगा। और ये कार्य तब तक किया जाएगा जब तक क्या होंगे, हाई स्पॉट्स है वो बिल्कुल नजदीक नजदीक ना आ जाए। ठीक है, अब जो सरफेस प्लेट होती है उसका यूज हम देख लेते हैं कि सरफेस प्लेट का यूज हम कहाँ करते हैं, कैसे इसका यूज होता है। तो सरफेस प्लेट का जो यूज रहता है वो रहता है, सरफेस प्लेट का मुख्य प्रयोग मार्किंग करने के लिए किया जाता है। इसकी सतह पर जॉब को रखकर शुद्ध मार्किंग की जाती है। सरफेस प्लेट क्या होती है, बिल्कुल ही शुद्धता में बनाई जाती है। वैसे मार्किंग प्लेट का यूज है वो मार्किंग करने के लिए करते हैं, वहां पर क्या हैमर से चोट वगैरह भी लगाई जा सकती है, जैसे पंचिंग वगैरह करते तो क्या होता है, मार्किंग प्लेट इतनी शुद्ध नहीं होती है जितनी की सरफेस प्लेट हमारी शुद्धता में बनी होती है। इसका यूज मार्किंग करने के लिए करते हैं। इसके ऊपर रखकर जॉब कर क्या करेंगे, मार्किंग की लाइनें वगैरह खींच सकते हैं, या जॉब की समतलता हम सरफेस प्लेट से क्या है चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इसके ऊपर वी ब्लॉक की सहायता से गोल रोड का सेंटर मालूम किया जा सकता है। अब वी ब्लॉक का सेंटर मालूम करने के लिए हम सरफेस प्लेट का यूज क्यों करते हैं, तो क्योंकि हमारी जो सरफेस प्लेट होगी वो बिल्कुल शुद्ध साइज में बनी होती है, और हमारा वी ब्लॉक होता है वो भी हाई एक्यूरेसी में बना होता है। ठीक है, तो उसके बाद वी ब्लॉक को उसके ऊपर रखेंगे, गोल रोड को रखकर हम क्या करेंगे, सरफेस गेज के सहायता से क्या करेंगे, गोल रोड का केंद्र वो मालूम आसानी से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इस पर डायल टेस्ट इंडिकेटर की सहायता से जॉब की फ्लैटनेस भी चेक की जा सकती है। क्योंकि हमारी सरफेस प्लेट है वो क्या है, बिल्कुल शुद्धता में समतल है, तो उसमें क्या किसी की अगर फ्लैटनेस चेक करनी है डायल टेस्ट इंडिकेटर के द्वारा, तो जॉब को क्या सरफेस प्लेट पर रख कर के आसानी से हम चेक कर सकते हैं। तो वहां पर क्या हमारी एरर आने की आशंका है वो नहीं रहती है। नेक्स्ट है 4 नंबर,
इसके ऊपर जॉब रखकर वर्नियर हाइट गेज और सरफेस गेज द्वारा जॉब की सतह एक दूसरे के समानांतर नहीं है चेक की जा सकती है, कि हमारी जो जॉब की साइड है वो एक दूसरे के समांतर है या नहीं है। ये भी चेक करने के लिए क्या हम इसका यूज कर सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज का यूज भी हम सरफेस प्लेट पर कर सकते हैं। नेक्स्ट है साइन बार डायल टेस्ट इंडिकेटर स्पीड स्लिप गेज की सहायता से इसके ऊपर जॉब को रख कर क्या शुद्ध कोण भी चेक कर सकते हैं। बिल्कुल एक्यूरेसी में कोण चेक करने के लिए भी सरफेस प्लेट का यूज हम कर सकते हैं। तो यानी कि सरफेस प्लेट है वो बहुत ही शुद्धता में बनी होती है, तो कोई भी हमें क्या एक्यूरेसी में हाई एक्यूरेसी में कार्य करना होता है तो वहां पर हम सरफेस प्लेट का यूज है वो आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें दिया हुआ है किसी गोल सेट का केंद्र मालूम करने के लिए औजार बताइए वह काम किस प्रकार से किया जाता है। तो किसी गोल ओर का हम सेंटर वो कितनी विधियों से मालूम कर सकते हैं, तो वो क्या है हम ओडले कैलिपर से कर सकते हैं, सरफेस गेज और वी ब्लॉक के द्वारा भी कर सकते हैं, वर्नियर हाइट गेज और वी ब्लॉक के द्वारा भी कर सकते हैं, कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड के द्वारा भी क्या हम किसी गोल रोड का केंद्र वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या 4 विधियों से हम कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी ओडले कैलिपर द्वारा। अब डियर फ्रेंड आपको मैंने पहले पीछे की क्लासों में मैंने आपको बताया था कि ओडले कैलिपर के 3 और नाम होते हैं। तो कौन से नाम होते हैं फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। अगर आपने पीछे की क्लास है वो दिल से अटैच होकर अगर आपने वॉच किया है तो आप बिल्कुल क्लियर आंसर उसके दे पाएंगे। ओडले कैलिपर के 3 नाम और भी होते हैं, वो होते हैं हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर, ओडले कैलिपर, जेनी कैलिपर और लास्ट होता है लेग एंड पॉइंट कैलिपर। ठीक है, यानी कि इस कैलिपर के 4 नाम होते हैं, ओडले कैलिपर, जेनी कैलिपर, हर्मोफ्रोडाइट कैलिपर और लेग एंड पॉइंट कैलिपर के नाम से इसको जाना जाता है। तो ओडले कैलिपर द्वारा कैसे हम निकालेंगे, तो इस विधि में गोल रोड को वाइस में लंब रूप में बांधकर ओडले कैलिपर को रोड के अर्ध व्यास से ज्यादा खोलकर चित्र 2 की भांति गोल चाप 4 जगह पर लगा लेना चाहिए। ठीक है, अब क्या किया हमने क्या किया कि आधे से ज्यादा हमने क्या किया, हमारा प्रकार खोला। जैसे कि ये हमारा गोल रोड है, ठीक है, ये हमारा क्या है कोई गोल रोड है। अब हमने क्या किया, आधे से ज्यादा ओडले कैलिपर को खोला, एक चाप इधर लगाया, दूसरा चाप इधर लगाया, तीसरा इधर से लगाया, चौथा इधर से लगाया। तो ये 4 पॉइंटों पे कट रहा है ना, इन 4 पॉइंटों को क्या करेंगे क्रॉस में मिला देंगे। तो क्रॉस में मिलाने पर जो सेंटर निकल के आएगा वही क्या होगा हमारा केंद्र बिंदु रहेगा। आगे क्या दे रखा है, चारों चापे आपस में 4 बिंदुओं पर काटती है, 4 पॉइंट्स पर अलग अलग काटती है, 1 2 3 4 पॉइंट इसमें दिखा रखे हैं। इन चारों बिंदुओं को आपस में मिलाकर 2 रेखाएं जहां आपस में कटती है वही उस जॉब का क्या होता है केंद्र बिंदु होता है। अब इनको क्या किया हमने क्रॉस में मैच कर दिया। आगे क्रॉस में मैच किया तो हमें कहां पर मिल रहा है इसका केंद्र, यहां पर मिल रहा है। ठीक है, तो वही क्या होगा इसका केंद्र होगा। तो ओडले कैलिपर से हम कैसे केंद्र निकाल सकते हैं, गोल रोड का सेंटर हम मालूम कर सकते हैं, पता चल गया। सेकंड है सरफेस गेज के द्वारा। सेकंड क्या है, सरफेस गेज के द्वारा। तो ये हमने पहले भी क्लियर किया था कि सरफेस गेज से कैसे गोल रोड का केंद्र वो मालूम कर सकते हैं। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। इस विधि में पहले जॉब का व्यास माप लिया जाता है, इसके बाद जॉब को वी ब्लॉक पर क्लैंप की सहायता से क्लैंप किया जाता है। इसके बाद वी ब्लॉक को जॉब सहित सरफेस प्लेट पर रखकर सरफेस गेज से स्क्राइबर द्वारा उसकी ऊंचाई ज्ञात कर ली जाती है। ऊंचाई लेते समय स्क्राइबर के मुड़े हुए सिरे का प्रयोग करना चाहिए। अब जो ऊंचाई आई है उसमें से जॉब के अर्धव्यास के माप को घटाकर क्या है लाइन लगा ली जाती है। अब जॉब को ढीला करके लगाई गई लाइन को लंब रूप में ट्राई स्क्वायर द्वारा स्क्वायर सेट करके जॉब टाइट कर ली जाती है। इसके बाद उसी माप की दूसरी लाइन लगा ली जाती है, जहां पर दोनों लाइनें काटती है वही क्या होगा जॉब का केंद्र होगा। मान के चलिए ये हमारी गोल रोड है, यहां से हमने क्या किया सही सेंटर हाइट तक खोला, पूरी हाइट तक खोला पहले हमने स्क्राइबर को। ठीक है, उसके बाद में क्या किया सरफेस गेज को, उसका गोल रोड का केंद्र हमें पहले ही मालूम था, तो सरफेस गेज को क्या किया गोल रोड के केंद्र से आधा कम कर लिया। ठीक है, और एक लाइन ऐसे लगा दी। अब इसको क्या किया हमने, इसको इधर घुमा दिया। ठीक है, इसको क्या किया इधर घुमाया हमने, तो ये कैसे आ गई, ये लाइन हमारी ऐसे आ गई। अब क्या करेंगे दूसरी लाइन और इसके क्रॉस में काट देंगे, तो ये जो इसका केंद्र आएगा वही क्या होगा गोल रोड का सेंटर रहेगा हमारा। ठीक है डियर फ्रेंड, जैसे कि फिगर में दिखा रहा है, जैसा कि फिगर में क्लियर दिखा रहा है, पहले एक लाइन ये ऐसे वाली लगी हुई है,
और दूसरी लाइन ए से लग रही है, तो यहां पर जो ये आएगा ये हमारा क्या रहेगा, गोल रोड का केंद्र बिंदु रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट इसमें देख लेते हैं। नेक्स्ट थर्ड नंबर में क्या दिया हुआ है, वर्नियर हाइट गेज द्वारा। थर्ड कैसे चेक कर सकते हैं हम, वर्नियर हाइट गेज द्वारा। अब वर्नियर हाइट गेज द्वारा कैसे कर सकते हैं, तो वर्नियर हाइट गेज द्वारा सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक समान विधि अपनाई जाती है। सरफेस गेज और वर्नियर हाइट गेज द्वारा एक समान विधि है वो अपनाई जाती है, इससे बिल्कुल शुद्ध मार्किंग होती है। वर्नियर हाइट गेज से क्या बिल्कुल शुद्ध मार्किंग होती है, सेम उसी के अनुसार हम खोलेंगे। वी ब्लॉक पर हम क्या करेंगे, गोल रोड को टाइट फिट करेंगे, उसके बाद वर्नियर हाइट गेज को उसकी जॉब की पूरी हाइट तक खोलेंगे। उसके बाद जितना जॉब का व्यास रहेगा उसमें से आधा का घटाकर और क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे निकाल देंगे, जैसे कि गोल रोड आ गई, एक लाइन ऐसे लगाएंगे। अब इसको इधर घुमाएंगे तो ये कैसे बन जाएगी, ऐसे बन जाएगी। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो वर्नियर हाइट गेज द्वारा भी सेम क्या इसका केंद्र है वो ज्ञात हम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सेंटर हेड द्वारा। नेक्स्ट क्या हमारा सेंटर हेड द्वारा, तो सेंटर हेड द्वारा कैसे ज्ञात करते हैं, तो इसमें कॉम्बिनेशन सेट के सेंटर हेड का प्रयोग किया जाता है। पीछे की क्लास में हमने कॉम्बिनेशन सेट पढ़ा था, उसके 3 हेड थे, सेंटर हेड, प्रोटेक्टर हेड और स्क्वायर हेड। ठीक है, तो स्क्वायर हेड का क्या यूज था, 45 डिग्री और 90 डिग्री में कोण चेक करने के लिए, किसी की समतलता चेक करने के लिए। एक था हमारा प्रोटेक्टर हेड, तो उसका क्या काम था, उसका काम था किसी कोण की मार्किंग करने के लिए, कोण चेक करने के लिए। ठीक है, और थर्ड हमारा क्या था, सेंटर हेड। तो सेंटर हेड का क्या यूज था, किसी गोल रोड का केंद्र ज्ञात करने के लिए। ठीक है, यह सबसे आसान तरीका है। इसमें सेंटर हेड को जॉब की बाहरी सतह के साथ सटाकर इसके फेस पर स्क्राइबर के द्वारा सेंटर हेड के ब्लेड के साथ लाइन लगाई जाती है। इसके बाद दूसरी लाइन खींच ली जाती है। अब जहां दोनों रेखाएं आपस में मिलती है वहां क्या होगा, जॉब का केंद्र रहेगा। जैसे कि ये इसमें दिया हुआ है, पहले इसने ऐसे सेट किया, अब यहां पर क्या कर दी, लाइनें लगा दी। अब इसने घुमाया, ठीक है, इसको क्या किया, पूरा घुमाया और उसके बाद में यहां पर लाइन लगा दी, थोड़ी देर में यहां पर लाइन लगा दी ऐसे। तो यहां पर क्या आ गया, केंद्र निकल कर आ गया, तो वही क्या होगा, गोल रोड का हमारा केंद्र रहेगा। ठीक है, इसके अलावा एक विधि से और हम गोल रोड का सेंटर निकाल सकते हैं। इसके अलावा एक विधि से हम और गोल रोड का सेंटर निकाल सकते हैं, तो वो होती है बेल पंच द्वारा। किसके द्वारा, बेल पंच द्वारा हम क्या गोल रोड की पंचिंग कर सकते हैं, गोल रोड का केंद्र हम मालूम कर सकते हैं। बेल पंच कैसा बना होता है, तो बेल पंच डियर फ्रेंड हमारा ऐसा टाइप में कुछ रहता है। ठीक है, इस टाइप में कुछ रहेगा, ऊपर यहाँ पर बना होगा, यहाँ पर क्या होगा, पंच लिख रहा हुआ रहेगा। तो ये क्या है, वी आकार में रहता है ऐसे। ठीक है, ये क्लियर नहीं बन पा रहा है, चलिए थोड़ा सा इरेज करके थोड़ा सही समझाने की कोशिश करते हैं। बेल पंच के द्वारा कैसे कर सकते हैं, तो बेल पंच के द्वारा क्या रहेगा डियर फ्रेंड, जैसे कि ये इसका हेड हो गया, उसके बाद में ये यहाँ पर आया, ये ऐसे बना। ठीक है, कुछ इस टाइप में रहता है। ठीक है, कुछ इस टाइप में बना हुआ रहता है। ये हमारा क्या है, यहाँ पर ये पंच सेट रहता है, जो क्या है, ये ऊपर जो हेड है इसके साथ में क्या टच रहता है, इसके अंदर क्या स्प्रिंग लगा हुआ रहता है। ठीक है डियर फ्रेंड, अब क्या ये पंच यहाँ पर है, ये थोड़ा सा ऊपर रहता है, ये बेल के आकार का बना होता है। तो जैसे ही किसी गोल रोड पर रखेंगे तो ये क्या अपने आप सेंटर में टिकेगा, क्योंकि इसका आगे क्या कटा हुआ है, वी ग्रूव कटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, पीछे से हैमर की चोट लगाएंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, हैमर की चोट लगाएंगे, तो ये पंच के आगे आगे निशान बन जाएगा। तो किसी गोल रोड का केंद्र भी हम क्या किससे मालूम कर सकते हैं, तो बेल पंच के द्वारा भी हम किसी गोल रोड का केंद्र है वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें इतना ही है। नेक्स्ट एंगल पॉइंट है, सॉरी एंगल प्लेट है, तो इसको हम क्लियर करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे शेयर कर दीजिए, और याद रखिए हर शाम 8 बजे आपको मिलेगा एक नया वीडियो ओनली हमारे चैनल पर। शाम को 8 बजे आप डेली विजिट कर सकते हैं, पर डे आपको एक नया वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। और चैनल अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा जल्द ही हमारा एक और चैनल आने वाला है, तो उसमें क्या है कि बुक्स में क्या होता है कि कोई बुक्स में केएसआई दिया रहता है, कोई बुक्स में क्या कुछ भी दिया रहता है, यानी कि सभी बुक्स में क्या है अलग अलग दिया रहता है। स्टूडेंट जब स्टडी करते हैं एक बुक से दूसरी बुक में जाते हैं तो कन्फ्यूजन में रहते हैं कि कौन सा सही माना जाए, इस बुक का सही माना जाए या दूसरी बुक को सही माना जाए। तो वही डाउट सॉल्यूशन क्या है उस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेंगे। और क्या होता है बुक्स में कुछ एक पॉइंट छूट जाते हैं जो क्या एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने के लिए मिलते हैं, तो आप सोचते हैं कि ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, ये एग्जाम में कैसे आ गया।
तो वो जो पॉइंट जो कुछ छूट जाते हैं वो पॉइंट भी आपको क्या है उस चैनल पर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो जैसे ही वो चैनल अवेलेबल होगा आपको बता दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, तो आप उसको भी क्या है ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।